सिंगल बेंच की बात आई, लेकिन अगर सिराज साहब खुद बड़े आदमी हैं, झुक के चलते हैं, आहिस्ता बोलते हैं और हर आदमी की इज्जत करते हैं, मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। ठीक है, कमियां हर इंसान में हैं, कमियां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा मैं बार बार कहता हूँ दुनिया का हर आदमी कमियों से इबारत है। पीछे हट गए होते एक कदम, इस्लामिक कल्चर सेंटर को 60 लाख के खसारे से भी बचाया जा सकता था, पूरी दुनिया में रुसवाई से बचाया जा सकता था। कई सीनियर मेंबरों ने मुझे खुद फ़ोन करके ये कहा जब मैंने इंटरव्यूज़ की, बातचीत की, कि क्यों ये चिपके रहना चाहते हैं सेंटर से, क्या वजह? मैं पूछता क्यों नहीं रहे हैं? अगर मेंबर्स डिमांड कर रहे हैं तो क्यों ना रहें? और डेमोक्रेटिक तेलंगाना और एमओएफ की परमिशन दे रहा है। अगर हम बिजनेस के लिए नहीं है सिकंदर साहब, तो क्या उम्मत के गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए कोई काम हुआ? आपने तो बढ़ करके 25 बीघा ज़मीन दी। कोई सेंटर का दूसरा आदमी, माफ़ कीजिएगा, 2500 करोड़ के भी लोग हैं यहाँ पर, लेकिन किसी ने कुर्बानी दी? नहीं, मैं कुर्बानी में कुछ नहीं दी। मैं खाली मैं उनसे कहा था, बदर भाई ने मुझसे कहा, मैंने ठीक है भाई मेरे पास 25 बीघा ज़मीन मैं दे सकता हूँ, लेकिन वो प्रपोजल उनका नहीं चला तो ठीक है, अलग बात है। लेकिन सेंटर 20 करोड़ मुसलमानों की और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आवाज़ बन सकता था और दुनिया में भारत की एक इमेज को और बड़े पैमाने पे, बड़े पर्दे पे पेश कर सकता था। ओआईसी का मेंबर बन सकता था, अलग अलग कंट्रीज का रिप्रेजेंटेटिव बन सकता था, अलग अलग कंट्रीज में जाकर के भारत का। लेकिन क्या वो काम हुआ? भाई मैं उसमें कह रहा हूँ कि सब जिम्मेदार हैं उसके। बेटरमेंट का स्कोप तो हमेशा रहता है और बेहतर हो सकता है। मैं नहीं कहता कि सिराज साहब ने सब कुछ कर दिया, लेकिन बहुत कुछ किया उन्होंने। ये भी नहीं कह सकते कि आप उन्होंने नहीं किया, बहुत कुछ किया उन्होंने। इसके विपरीत अबरार साहब का इन लोगों का आरोप यह है कि सिराज साहब की मर्जी के बगैर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में पत्ता भी नहीं हिलता। मैं मिसाल दी ना आपने अभी, मैं ये मिसाल इसीलिए दी हूँ। साहब, काफ़ी लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सिराज साहब ने लोगों को अपने बिजनेस को चमकाने के लिए या खुद को चमकाने के लिए इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को इस्तेमाल किया और लोगों को ओबलाइज किया, फ्री में कमरे दिए। कुछ लोगों को तो यहाँ तक कहना है कि 350 करोड़ और 300 करोड़ और 200 करोड़ तक का लॉस हुआ इस्लामिक सेंटर को, जो बचाया जा सकता था। तो लोग कहते तो हैं कि यहाँ पे सिराज साहब ने एफडी कर रखी है पहले से। एफडी कर रखी है, लेकिन मैं आपको कहूँ मुझे अच्छा नहीं लगता है इंडिया इस्लामिक सेंटर में बैठ कर ब्याज की बात करें, अच्छा नहीं लगता। और मैं बोर्ड में भी एक दिन बात कही थी और मैं रेजोल्यूशन भी पास करवाया था कि ज़कात का फंड अलग से बनाइएगा, वो इंटरेस्ट का अकाउंट अलग से खोलिएगा। पास हुआ है, मैं लाया था ये रेजोल्यूशन अमेंडमेंट के लिए लाया था, इसके बोर्ड की उसमें लाया था मैं, और इसी बात पे कहा था मैं अफसोस है मुझे कि सेंटर में बैठ कर ये जिक्र कर रहे हैं कि कौन सा बैंक इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहा है। इस्लाम में ये इस्लामिक कल्चर सेंटर है, इस्लाम में कोई एज लिमिट नहीं होती, कोई खलीफा मरने से पहले नहीं चेंज हुआ, किसी मदरसे का मौत मरने से पहले नहीं बदला जाता। इस्लाम में एज लिमिट नहीं है। तो जो हमारे बुजुर्गों ने किया था वो गलत किया था, इसका मतलब? मैं नहीं कहता बुजुर्गों ने गलत किया था, नहीं, लेकिन उस पर उनकी दलील ये है कि जब ये एसबीजीएम होती है तो जिस तरह की बेहुदगी और बदतमीजी के आरोप अब तक लगते रहे हैं, उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? 70% चाहिए, 75% मेजोरिटी होना इतना आसान, मैं आज भी कहता हूँ इतना आसान नहीं है। लेकिन आप मेंबर्स के राइट को क्यों डिनाई कर रहे हैं भाई आप? लेकिन उस पर मैंने बदर से बात की थी, तो बदर ने कहा था कि 2019 में मैंने कहा था सिराज साहब से, अभी एज आप चेंज कर लीजिए, आगे ये लोग नहीं होने देंगे। लेकिन सिराज साहब ने कहा कि हमको चुनाव ही लड़ना है, तो काहे की चेंजिंग? और आज भी वो कहते हैं, उनका वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है उन्हीं की जिन्होंने केस डाला है कि साहब हमें तो कुछ ही पता नहीं, हमसे तो कहा गया है दस्तखत कर दीजिए, हमने कर दिए दस्तखत। तो सिकंदर साहब, क्या कोई आदमी इतना मासूम हो सकता है, उसको कुछ भी ना पता हो, उसको कोरे कागज पे दस्तखत करवा लीजिए, वो कर देगा? झूठ से दूर, खबरों से भरपूर। आप देख रहे हैं वतन समाचार, मैं हूं मोहम्मद अहमद। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आज इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के एग्जीक्यूटिव मेंबर रहे सिकंदर साहब मौजूद हैं। सिकंदर साहब बेबाक होकर के और बेदाग होकर के रहना भी चाहते हैं और बोलना भी चाहते हैं, इश्यूज पे डट के बोलते हैं। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में जो कुछ चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, कोई 20 साल का हिसाब मांग रहा है, कोई 25 साल का हिसाब मांग रहा है, कोई उम्र की बात कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है, उन सारे मुद्दे पे हमारे साथ बातचीत करेंगे। हम सिकंदर साहब से कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर क्या है पूरा मुद्दा। सिकंदर साहब, पहले वतन समाचार में आपका स्वागत। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आपके वतन समाचार का और आपका कि आपने मुझे गुफ्तगू करने का मौका दिया।
और सिकंदर साहब, साथ ही मेंबर्स के मैं सलाम अर्ज करता हूँ। सिकंदर साहब, ये जो पूरा इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का जो मामला है, कोर्ट जाने से लेकर के और डिवीज़न बेंच के फैसला आने तक, क्या ऐसा नहीं ये मुमकिन था कि इस पूरे मामले को बैठ करके घर में सुलझा लिया जाता और नौबत ही ना आती? होना ही यही चाहिए था। देखिए, इसलिए इंडिया इस्लामिक रिसर्च सेंटर या कोई भी संस्था अगर होती है, कोई इंस्टीट्यूशन होता है, तो वहाँ के मेंबर्स सब फैमिली के तरह होते हैं। और मैं तो इस चीज़ का मानने वाला हूँ कि कोई भी मसला हो, कोई भी इशू हो, घर में का मामला घर में ही तय होना चाहिए। घर की चार दीवारी से बाहर नहीं जाना चाहिए। और कम से कम उन हालात में कि अगर हर तरीके से रिश्तेदारों के साथ बैठाया जाए, भाई बंदों के साथ बैठाया जाए, फैमिली के और दूसरे लोगों के साथ बैठ के कहीं ना कहीं मामला सॉल्व हो जाता है। बस शर्त एक है, खौफ खुदा और नीयत का साफ होना। अगर ये दो चीज़ हैं तो कोई ऐसा इशू नहीं है दुनिया में जो टेबल पे बैठ के आमने सामने बैठ के सॉल्व ना किया जा सके। जहाँ तक बात सेंटर के मामले की है, यहाँ का मामला तो ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। शुरुआत यहाँ से होती है कि कुछ लोग चाहते थे कि साहब अमेंडमेंट हो, MOM अमेंडमेंट हो, और एक नहीं उसमें कई अमेंडमेंट उनकी रिक्वेशन आई थी 52 लोगों की। उसमें मेन एक यही थी कि वाइस प्रेसिडेंट 2 हों, ऑफिस बेयरर्स की एज बढ़े 75 के बजाय। तो लोगों की राय हो सकती है, किसी की राय पे पाबंदी हम नहीं लगा सकते। अब उसमें प्रेसिडेंट साहब को रिक्वेशन आए, प्रेसिडेंट साहब ने सेक्रेटरी साहब कहा कि भाई मीटिंग बुलाई है, उन्होंने नहीं बुलाई। जो भी हालात रहे हों, उन्होंने सिराज साहब ने, प्रेसिडेंट साहब ने अपनी पावर इस्तेमाल करके 9 मई को एक नोटिस निकाल दिया 24 तारीख के मीटिंग का, SGBM का, जो एक तरीका है वो है। मेरा कहना यह है कि जो डिमांड थी, अगर वो अनडेमोक्रेटिक होती है या जिसको MOA परमिशन ना देता हो, अगर ऐसी डिमांड होती तो मैं उसको गलत मानता। लेकिन वो डेमोक्रेटिक तरीका भी था और MOA उसकी परमिशन भी दे रहा है अमेंडमेंट की, तो उसको MOA के तरीके से ही उस इशू को, उस अमेंडमेंट को रोका जा सकता था। लेकिन MOA के तरीके से तो रोका जाएगा, अनडेमोक्रेटिक वे से तो नहीं। बगैर किसी दूर की सोच के कोर्ट में चले गए। नतीजा आज आप हम देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है। अफसोस इस बात का, हम आपस में कशीदगी बढ़ गई है, आपस में एक दूसरे पर लाछन लगाए जा रहे हैं, क्या क्या नहीं कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे। और सेंटर को कितना नुकसान है, फाइनेंशियली कितना नुकसान हो चुका है, आप सब जानते हैं। ख्याल से 50-60 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। शाख कितनी मजरूह हुई है सेंटर की। तो ये अगर थोड़ा सा सूझबूझ से काम लेते सभी लोग, तो इंशाल्लाह ये काम निपट सकता था, कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन जो आप सूझबूझ की बात कर रहे हैं, वहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है, उन लोगों का ये कहना है कि साहब सिराज साहब रिजिड थे, सिराज साहब ने जिद किया और उसके बाद उसके नतीजे में कुछ मेंबर, अगर सिराज साहब अपनी उम्र की हद मुकर्रर होने के बाद जो MOA में मुकर्रर थी SM खान को सौंप देते, तो ये नौबत ही नहीं आती, ना वो मेंबर कोर्ट जाते और ना इस तरह के मसाइल सेंटर को पेश आते। देखिए साहब, एक रिक्वेशन आई 9 मई को, 2-4 दिन पहले आई होगी रिक्वेशन के पास, 9 मई को उन्होंने निकाला, 22 तारीख को आप कोर्ट में चले गए। और जहाँ तक बात है उस नौबत नहीं आती, तो मैं अर्ज़ कर दूँ आपसे कि 9 मई को नोटिस निकाला, 24 मई को मीटिंग होनी थी SGBM की, 20 तारीख को मीटिंग होती है ओखला में, उसी की तैयारी में 100-150 लोग, सिराज साहब से हमदर्दी रखने वाले लोगों की वहाँ मीटिंग थी। लेकिन जब सिराज साहब वहाँ गए और आखिर में उन्होंने बोला, तो उन्होंने कहा साहब मैं इस मीटिंग को डिफ़र कर रहा हूँ, तो लोगों में मायूसी आई, लोग गुस्सा भी हुए। देखिए, जो सपोर्टर्स होते हैं उनमें होता है रिएक्शन होता है। लेकिन वो क्यों किया उन्होंने, पता ही चला उसमें कि सिराज साहब को इन्हीं हमारे लर्नर, हमारे भाइयों ने, जो 6 लोग मेंबर BOT मेंबर्स हैं, उनमें से कुछ लोगों ने बातचीत की सिराज साहब से कि भाई आप इस मीटिंग को डिफ़र कर दीजिए, और सिराज साहब ने डिफ़र कर दी उनके कहने से। ये बड़ा दिल है सिराज साहब का, उसको अगर अप्रिशिएट नहीं करते तो उसमें मैं क्या कह सकता हूँ। ये बड़ा दिल था उनका, अपने सपोर्टर्स को मायूस किया, लेकिन इनकी एक आवाज़ पे इन्होंने, इनके एक दफ़े कहने पर उन्होंने अपनी मीटिंग डिफ़र कर दी। उसका नतीजा अब तक भुगत रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि उनसे कहा कि हम बोर्ड में तय कर लेंगे,
और अगले दिन 22 तारीख को, 24 से पहले ही 22 तारीख को स्टे आ गया, कोर्ट में चले गए लोग। क्या मजबूरी आ गई थी कोर्ट में जाने की भाई? बताइए मुझे, क्या मजबूरी आ गई थी? डिफर तो कर दी थी ना उन्होंने। तो वो तो कह रहे हैं कि कोर्ट हम नहीं गए थे, बल्कि सलामतुल्लाह साहब ने ऑन द रिकॉर्ड लोगों का ये कहना है कि कैमरे पे ये बात मानी कि कोर्ट का खर्चा हम बर्दाश्त कर रहे हैं, कोर्ट हम गए हैं, कोर्ट में हमने लोगों को भेजा है, इन 6 BOTs का उनसे कोई संबंध नहीं है। सारे सब मेंबर्स जानते हैं कि किनका किससे संबंध है, सब जानते हैं, समझ रहे? और जिस मीटिंग में सलामत भाई ने बात कही है, कॉन्फ्रेंस 1 में शायद मीटिंग थी, 25 कौन सी तारीख थी, 25 थी बहरहाल कोई, उसमें सलामत भाई ने, जैसा मुझे पता लगा, मैं नहीं था उस मीटिंग में, उसमें बात कही सलामत भाई ने। लेकिन ये मैं फिर कह रहा हूँ कि अल्लाह को किसी ने आँख से नहीं देखा, लेकिन अकल से सबने पहचाना है। वो 2 मेंबर जिनको ABCD भी पता नहीं, शायद अगर ये पूछा जाए कि ICC के कितने मेंबर हैं, उनको पता नहीं होगा। 1.5 साल पहले मेंबर बने हैं। किसने मेंबर बनवाया था उनको? कौन उनके थे? और आज भी वो कहते हैं, उनका वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, उन्हीं की जिन्होंने केस डाला है कि साहब हमें तो कुछ ही पता नहीं, हमसे तो कहा गया है दस्तखत कर दीजिए, हमने कर दिए दस्तखत। तो सिकंदर साहब, क्या कोई आदमी इतना मासूम हो सकता है, उसको कुछ भी ना पता हो, उसको कोरे कागज पे दस्तखत करवा ली जाए, वो कर देगा? हाँ भाई, आपसे उनकी दोस्ती है और उनका उससे कोई दिक्कत है नहीं, उन्हें यहाँ से कोई ज़्यादा उनका ताल्लुक भी नहीं है ICC से, जिन लोगों ने केस डाला। लेकिन नहीं ताल्लुक है, लेकिन कौम की एक असास तो है, मुल्क की एक आवाज़ तो है, ये आभास है, लेकिन ये तो समझने वाली बात है ना, समझने वाली बात है ना। और उस बात का सबूत ये नहीं है कि उन्हीं लोगों को उन्होंने पार्टी बनाया और फिर महीना 1.5 महीने बाद कहा जा रहा है कि साहब सेंटर का चार्ज इनको दे दिया जाए। जिसके ऊपर आप केस कर रहे हैं उन्हीं के लिए कह रहे हैं कि इनको चार्ज दे दी जाए। उनकी तरफ से एप्लीकेशन लगी है कोर्ट में, क्यों लगी है भाई? फिर क्या बात हो गई थी ऐसी? मतलब जिसके ऊपर आप केस कर रहे हैं, डिफेंडेंट तो वो भी थे, 6 लोग ये भी पार्टी थे, और उन्हीं के लिए कहा जाए कि साहब इनको चार्ज दे दिया, उनकी तरफ से एप्लीकेशन लगे जिन्होंने केस किया। क्यों? इससे जाहिर नहीं होता कि नेक्सस था? ये सबूत नहीं है। कोर्ट क्या इस बात को समझने से कासिर रही? कासिर रही या समझना नहीं चाहा, दोनों बातें हो सकती हैं, जो भी हो। लेकिन हमारे वकीलों ने साबित किया कोर्ट में, नेक्सस साबित किया है हमारे वकीलों ने, ऐसा नहीं है, साबित किया है। और ये सबको पता है, देखिए सब जानते हैं इसमें मैं कहूँ ना कहूँ या मैं कोई क्या कहे, ये कहते रहे, लेकिन सब जानते हैं इस बात को। लेकिन अबरार साहब ने कैमरे पे अंदर रिकॉर्ड ये बात कही कि हमने सिराज साहब को मना लिया था, बातचीत हो गई थी, मीटिंग में वो तैयार हो गए थे कि 9 जनवरी 2024 तक वो प्रेसिडेंट रहेंगे, उसके बाद चुनाव का ऐलान होगा और चुनाव का आगे प्रोसेस होगा। लेकिन सिराज साहब के लोगों ने उनको तैयार होने ही नहीं दिया, उनको भड़का दिया। मैं तो नहीं मानता इस चीज़ को कि ऐसा नहीं है। ऐसा सिराज साहब ने, देखिए, जब इन्होंने कहा था कि आप मीटिंग डिफर कर दीजिए, हम बोर्ड में तय कर लेंगे, मुझे मालूम है, मैं तो बोर्ड का मेंबर नहीं था, लेकिन जो बोर्ड के मेंबर थे उन लोगों ने बताया, सिराज साहब गए और मीटिंग में उन्होंने कहा कि आप जो चाहे तय कर लें, मुझे मंजूर होगा, रुक करके चले आए। फिर क्यों तय नहीं हुआ कुछ? फिर किसकी कमी? सिराज साहब का देखिए, मैं कितनी दफ़े कोशिशें हुई, कितनी बार कोशिशें हुई मुसाफ अहमद कराने की, आपस में समझौता कराने की, कितनी बार को बहुत लोगों ने कोशिश की। इश्तियाक साहब बॉम्बे वाले, हमारे वकील साहब थे, वो क्या नाम मेरे जहन से निकला हुआ है, उन्होंने बहुत मुस्लिम वकील थे, नहीं मुस्लिम भी थे वो, अरे बिल्कुल करीबी हैं हमारे, जहन से निकला हुआ, बहुत कोशिश की। रोहित खेड़ा साहब ने बहुत कोशिश की, रोहित खेड़ा साहब ने बहुत कोशिश की। एक उनके साथ और एक वकील है हमारे, अरे जहन से इस वक्त नहीं निकला, उन्होंने बहुत कोशिश की। तो ऐसा नहीं है। फिर उन सब के अलावा हम खुद कई दफ़ा, सिराज साहब 2 दफ़ा तो हमें भी ले गए मीटिंग में, ऊपर उनके साथ मीटिंग थी। कोर्ट ने खुद 3 बार टाइम दिया कि आप फलां डेट को इस टाइम कोर्ट के, हाई कोर्ट के बार काउंसिल के रूम में बैठिएगा, वहाँ आप दोनों पार्टीज, वहाँ आप समझौता करिए बैठ के। 3 बार टाइम दिया कोर्ट ने। हम लोग वहाँ 1 घंटा बैठ के आए, सिराज साहब के साथ, एहसन खान सिराज साहब, हम बैठे, बाहर बरके साहब और अफजर साहब, लेकिन इन लोगों में से कोई टर्न अप नहीं हुआ। 3 बार ऐसा हुआ है। अब बताइए इससे बगैर क्या कर सकते हैं? और उसके बाद जहाँ तक बात कही आपने एहसन खान को चार्ज देने,
सिराज साहब ने तो कोर्ट में दिया लिख के कि मैं सारा चार्ज सिराज साहब को सारे अख्तियार देता हूँ अपने, मैं सिर्फ सेंटर आऊँगा जाऊँगा, लेकिन मेरा कोई दखल किसी किस्म का कोई किसी को मतलब नहीं होगा। ये कोर्ट में दिया हुआ लिख के। लेकिन कोर्ट जाने से पहले अगर ये काम सिराज साहब ने कर दिया होता तो बात ही नहीं आती। कोर्ट जाने से पहले कोर्ट सिराज साहब थोड़ा ही गए भाई, सिराज साहब नहीं गए कोर्ट। सिराज देखिए, अगर कोर्ट से मेरे पास कोई सामान आता है मुझे जवाब तो देना पड़ेगा ना, उसका कोर्ट में जाना पड़ेगा ना। सिराज साहब कोर्ट नहीं गई, वो जो उनका ये कहना है कि जो 75 का जो चेंज करने की जब बात आई तो उससे ये हुआ कि सिराज साहब ने इससे पहले भी कहा था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लोगों का ये आरोप है। उन्होंने कहा कि उसके बाद भी कहा कि ये हमारा आखिरी इलेक्शन है, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब उसके बाद वो सेंटर से चिपके रहना चाहते हैं, इसलिए कुछ मेंबर मजबूर हुए ये फैसला लेने के लिए कि साहब अब बहुत हो गया, 25 साल कम नहीं होते। कुछ मेंबर कौन, ब्यूटीज खाली बताइए। मैं कहूं कि सिराज साहब ने हर दफे कहा कि साहब मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा अगला। अगर कुछ और मेंबर, जनरल बॉडी के मेंबर ही या मेंबरान IRCC के 52 लोग लिख के दे रहे हैं तो उसको कैसे डिनाई कर देंगे। एज ए प्रेसिडेंट मैं इसको आगे नहीं बढ़ाऊंगा, उस पर एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। अगर यहाँ के सेंटर के 50 मेंबर या 100 मेंबर कोई एक रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो प्रेसिडेंट की तो ड्यूटी है कि उसको आगे बढ़ाएं। ठीक है, आगे बढ़ने देते, उसको मीटिंग में रिजेक्ट कर देते। डेमोक्रेटिक तरीका तो यही था ना। लेकिन सिकंदर साहब, एक मोमिन की दिल की आवाज़ भी तो कोई होती है कि साहब आपने कह दिया नहीं लड़ूंगा, फिर भी आप। देखिए, बात मोमिन की आपने, बाप उसका सुन लीजिए। इस्लाम में, ये इस्लामिक कल्चर सेंटर है, इस्लाम में कोई एज लिमिट नहीं होती। कोई खलीफा मरने से पहले नहीं चेंज हुआ, किसी मदरसे का मोहतिम मरने से पहले नहीं बदला जाता। इस्लाम में एज लिमिट नहीं है। तो जो हमारे बुजुर्गों ने किया था वो गलत किया था, इसका मैं मतलब नहीं कहता बुजुर्गों ने गलत किया था। नाउज़ बिल्ला, MOA कुरान नहीं है जिसमें तरमीम ना हो सके। इंसान की बनाई हुई कितने भी काबिलात, बहुत काबिल थे, हम तो उनकी धूल भी नहीं है जो हमारे बुजुर्ग थे वो। लेकिन हर कोई कितना भी बड़ा इंसान हो, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा हर इंसान से गलती हो सकती है। हर इंसान की सोच आखिरत तक की नहीं हो सकती, इतनी लंबी सोच नहीं हो सकती। उस टाइम के लिहाज से बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा, लेकिन चेंज अमेंडमेंट का मामला उन्होंने रखा है ना, यही सोच कर रखा है। उन्हीं की बुजुर्गों की वारसदारी के लिए मैं कहता हूँ कि अगर जब उन्होंने अमेंडमेंट की क्लॉज रखी और आज आप उसको अवेल नहीं करने देना चाह रहे हैं तो ये उनकी भी तौहीन है। अगर मैं इस बात को इस तरह कहूँ कि जब उन्होंने अमेंडमेंट क्लॉज रखी थी हमारे बुजुर्गों ने, तो आज आप उसको क्यों अवेल नहीं करने देना चाह रहे हैं किसी को? कौन होते हैं हम? और फिर मैं तो मानता हूँ ठीक है, वो सिराज साहब का तो ड्यूटी थी कि उसको बढ़ा दिया गया, मेंबर्स का रिप्रेजेंटेटिव को बढ़ा दिया गया, उस पर अमल होता ना, रिजेक्ट होता को ठीक है। मेरा सीधी सी बात है कि पहली चीज़ MOA कुरान नहीं है कि इसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता। नाउज़ बिल्लाह, कुरान नहीं है भाई। कुरान ऐसी चीज़ है जिसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकता, उसके अलावा हर किताब में अमेंडमेंट हो सकता है। कुरान और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दूसरी चीज़, डेमोक्रेटिक तरीका ये है कि जो किसी इंस्टीट्यूट के मेंबर, फिर 75% छोटी मोटी मेजॉरिटी है। अरे भाई, मैं अगर पूछूं आप बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में कितने मेंबर होते हैं? 7 और 2 9 ही होते हैं ना, 4 2 और होते हैं चुने हुए इंस्टीट्यूशनल मेंबर आते हैं, 2 गवर्नमेंट के, 11 हुए। आप 6 की मेजोरिटी में सब कुछ कर रहे हैं, आपको सब कुछ सुप्रीम हो गया आप, और 75% मेंबर कुछ नहीं है, 25%, मतलब आप 6 के मुकाबले में आप उसी मेजोरिटी के बेस पर हुकूमत करना चाह रहे हैं, और उसी मेजोरिटी के बेस पर 75% लोगों का हक मार रहे हैं आप, उनके हक की हक तलफी कर रहे हैं आप। क्यों? क्या अख्तियार है आपको 75% मतलब मेंबर्स के अख्तियार को हक मारने का? वो मोशन अगर बढ़ता और वहाँ सिराज साहब को हार होती, ठीक है, आप भी खुश थे, हम भी खुश थे, सब खुश थे, सिराज साहब भी खुश थे। डेमोक्रेटिक तरीका जब भी अपनाया जाएगा उसका हल आसानी से निकलेगा और सब खुश होंगे उससे। नहीं, लेकिन उस पर उनकी दलील ये है कि जब ये SBGM होती है तो जिस तरह की बेहुदगी और बदतमीजी के आरोप अब तक लगते रहे हैं उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? अगर मैं कहूँ कि अबरार भाई इतने बड़े सीनियर पोस्ट ब्यूरोक्रेट्स
कमर भाई इतने बड़े ब्यूरोक्रेट्स, गवर्नमेंट चलाई है इन लोगों ने, माशाल्लाह बहुत काबिल लोग, और हमें खुशी होती है, हमें फ़ख्र है उन लोगों के ऊपर, और वो ये बात कहें तो अच्छा लगता है। मुझे बुलाया था अहमद रज़ा साहब ने फ़ोन करके कि बात करना चाहते हैं, अबरार भाई, अहमद रज़ा भाई और मैं ब्यूटी रूम में हम बैठे, और मैं तब ये बात कही थी, तब भी उन्होंने मेरे सामने बात कही थी कि भाई, मैं ये बात कही थी कि भाई SGPM होने दीजिए, ज़रूरी नहीं इस राज साहब का पास ही हो जाएगा, 50 लोगों ने तो लिख के दिया है, मेंबर्स तो 4000 हैं, 75% चाहिए, 75% मेजोरिटी होना इतना आसान, मैं आज भी कहता हूँ इतना आसान नहीं है, लेकिन आप मेंबर्स के राइट को क्यों डिनाई कर रहे हैं भाई? आप कोर्ट मत जाइए, कोर्ट अच्छी चीज़ नहीं है। तो उन्होंने यही जवाब दिया था जो अब आप कह रहे हैं कि हंगामा करके और रिकॉर्ड पीछे कह रहा है। मैं साहब पीछे का रिकॉर्ड क्या रहा है मैं उसमें नहीं जानना चाहता। आप पढ़े लिखे आदमी हैं माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है, आप इतने काबिल लोग, सीधा सा एक लेटर रजिस्ट्रार को लिखिए, रजिस्ट्रार अपना एक आदमी भेजेगा ऑब्जर्वर बना के, वो मीटिंग उसके गाइडेंस में होगी, स्लिप पे, बैलेट स्लिप कह लीजिए उसको, सीक्रेट स्लिप, उस पर हाँ ना लिखा जाएगा, पुलिस का इंतज़ाम होगा, वो अपना पुलिस लेके आएगा, बड़े आराम के साथ हो जाएगी SGPM में, इसको मसला नहीं है। लेकिन उस पर मैंने बदर से बात की थी, तो बदर ने कहा था कि 2019 में मैंने कहा था सिराज साहब से, अभी एज आप चेंज कर लीजिए, आगे ये लोग नहीं होने देंगे, लेकिन सिराज साहब ने कहा कि हमको चुनाव ही लड़ना है, तो काहे की चेंजिंग? उनका मूड नहीं था, अभी तो लोगों ने डिमांड की, तो लोगों ने डिमांड की, सिराज साहब ने तो अब इनके ऊपर छोड़ दिया था कि ठीक है मैं मीटिंग पोस्टपोन कर देता हूँ, आप तय कर लीजिए बोर्ड में। डिमांड अब आई है तो सिराज साहब उसमें क्या करेंगे? उनको तो देखिए, सिराज साहब चाह रहे थे नहीं चाह रहे थे अलग इशू है, एक डिमांड आती है 50 मेंबर्स की तरफ से या 100 मेंबर्स की तरफ से, उसको तो आगे बढ़ाना, सिराज साहब उसको अपने पास लेके बैठ जाएंगे। डाक में कोई चीज़ आई है तो उसको अपने पास लेके बैठ जाएंगे, क्या जायज़ तरीका है? नहीं, मेरी ड्यूटी, अगर मेरी टेबल पे कोई चीज़ आती है तो मुझे आगे बढ़ाना, उस पर एक्शन लेना मेरा काम है ना। वही किया सिराज साहब ने, सेक्रेटरी साहब का उन्होंने नहीं बुलाया तो उन्होंने खुद बुला ली, नोटिस इशू कर दिया, फिर जब इन्होंने कहा कि नहीं आप पोस्टपोन करिए, पोस्टपोन कर दी, उसका नतीजा मिला कि कोर्ट में चले गए लोग। अब जब कोर्ट में गए तो जवाब तो देना पड़ेगा कोर्ट में, जब वहाँ से समन आएगा देना पड़ेगा ना। लेकिन सिकंदर साहब, कम्युनिटी का एक कंसर्न ये है, कम्युनिटी के अंदर एक बेचैनी ये है कि 20 सालों में इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को जो काम करना था, 25 सालों में बल्कि वो काम कुछ नहीं हुआ। या तो सिराज साहब का नोबल एजुकेशन फाउंडेशन का दफ्तर के तौर पे काम किया, या सिराज साहब ने अपनी ब्रांडिंग की, ये आरोप सिराज साहब पे लग रहे हैं। देखिए मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता भाई। पहली चीज़ तो कि आरोप प्रत्यारोप को मैं तस्लीम नहीं करता, ना मेरा मिजाज है कि मैं किसी पर प्रत्यारोप लगाऊँ। किसी मामले में मैं इख्तिलाफ राय हो सकती है, लेकिन मैं दूसरी चीज़ ये कि मानता हूँ कि बहुत सी चीज़ें हो सकता है नहीं हुई हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ जो सामने खड़ी है आपकी सिराज साहब की देन है, ये मेंटेनेंस है, ये भी सिराज साहब की देन है। यहाँ साफ़ सुथराई है, कहीं पत्ता नहीं मिलेगा टूटा हुआ, साफ़ सुथराई है, ये भी सिराज साहब की देन है। मतलब देखिए उनकी टीम के, खाली मैं उनको दूँ क्रेडिट नहीं, उनकी टीम को क्रेडिट है। और ऐसा भी नहीं कि कुछ बहुत से काम नहीं हुए होंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन बहुत से काम हुए भी हैं। हमने यहाँ पे अरबी लर्निंग कोर्सेज भी होते हुए देखे, हमने यहाँ पे पर्सनल डेवलपमेंट के कोर्स भी होते हुए देखे, और हमारे टाइम में अब इसी 5 साल में IAS के IPS के कोचिंग के भी मामले रहे हैं हमारे। हर साल बच्चों को कोचिंग भी दी गई है। अब उसमें फाइनल सिलेक्शन तक कोई नहीं पहुँचा बच्चा, तो हमारी इंशाल्लाह फिर कोशिश फिर रहेगी, आगे कोशिश में है। तो ऐसा नहीं कुछ नहीं। फिर उसके अगराज़ मकासद में जो कम्युनल हारमोनी पर भाईचारा बढ़ाने का मामला है, तो हर साल जो ईद मिलन और होली मिलन और क्या क्या होते हैं, सभी गुरु पर्व और सभी धर्मों के त्यौहार आपस में मिलना जुलना, फिर कॉन्फ्रेंस वगैरह होती रहती हैं, अलग अलग मज़ाहिब पर कॉन्फ्रेंस होती है। फिर दूसरी डिग्नेटरीज, बाहर की डिग्नेटरीज आती है कि रिकग्निशन मिलता है सेंटर को। ये सारे काम तो हुए हैं, लेकिन मैं फिर भी मानता हूँ बहुत से काम हो सकते थे, और इंशाल्लाह ये तो एक ऐसी चीज़ है कि बेटरमेंट का स्कोप तो हमेशा रहता है और बेहतर हो सकता है। मैं नहीं कहता कि सिराज साहब ने सब कुछ कर दिया, लेकिन बहुत कुछ किया उन्होंने। ये भी नहीं कह सकते कि आप उन्होंने ये किया, बहुत कुछ किया उन्होंने, बहुत कुर्बानियाँ भी दी हैं और बहुत कुछ खोया भी है यहाँ पे। लेकिन हमने वसीम गादी का जब इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि सिराज साहब ने इस्लामिक सेंटर को फूंक करके अपना घर बसाया है।
देखिए मैं इस चीज़ को नहीं मानता। वसीम काजी साहब बहुत काबिल आदमी है भाई, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं उनकी इस राय से इत्तेफाक नहीं रखता। मैं देखता हूँ कि सिराज साहब एक जहाँ 1500-2000 करोड़ के आदमी थे, आज आप सबके सामने हैं। आज कोर्ट में उनकी खिल्लियाँ उड़ा रहे हैं लोग, हमें शर्म आती है। उनके ऊपर क्या क्या कोर्ट में कहा जाता है, ये हमारी काबिलियत है। अफसोस होता है मैं मेंबर होने में। मतलब एक हम अहमद भाई, अगर मुझे आपसे कोई शिकायत है तो मैं आपकी इस इज्जत को चौराहे पर नीलाम करूँगा, कोर्ट में नीलाम करूँगा। यही मेरा करेक्टर है। इसी के ऊपर हम कहते हैं कि हम इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के मेंबर हैं। अफसोस है मैं इस बात का, मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा भाई। दो तीन छोटी छोटी चीज़ें, ये भी आरोप लग रहा है कि सिराज साहब ने सेलेक्टिव मेंबर बनाए, अपनी पसंद के मेंबर बनाए, लोगों को मेंबर नहीं बनने दिया। आसिफ हबीब साहब का भी नाम आता है कि साहब जो प्रेसिडेंट की दौड़ में है, कि उनको भी मेंबर नहीं बनने दिया। आखिरी वक्त तक सिराज साहब जितना रोक सकते थे रोका। देखिए तो वो चीज़ हो गई कि साहब एक हर डिपार्टमेंट में सिराज साहब यहाँ के हेड रहे, प्रेसिडेंट रहे, ठीक है। लेकिन अगर कोई आदमी, शराफत साहब ने अभी जनरेटर चेंज कराया, सिराज साहब ने रोक लिया। अभी डोम में काम कराया शराफत भाई ने, और बहुत से काम कराते रहते हैं, सब मैं देखता रहता हूँ। शराफत भाई रोक लिया सिराज भाई ने। ऐसा नहीं होता। नीचे से डिपार्टमेंट में जो कुछ आता है सिराज साहब तक फाइनल उठी, जब सब जगह से पास होगा जाता है, सब प्रपोजल आता है, तो खाली काउंटर साइन के हिसाब से होता है मामला। उस फेथ पे होता है कि साहब मेरे नीचे के जो लोग हैं, कन्वीनर कमेटी हैं या फिर उसके नीचे GM है, स्टाफ है, उन सब ने इस चीज़ को ठीक ठाक देख लिया। उनकी तरफ से जो प्रपोजल जाएगा सीधे उसी पे तो करेंगे। ऐसा नहीं है, इल्ज़ाम देना अलग बात है, लेकिन जो कन्वीनर कमेटी जिम्मेदारी उसकी है या नीचे के स्टाफ, समझ रहे हैं। अगर मैं अभी एक मिसाल दूँ मैं आपको कि मुझे यहाँ पे सिराज भाई ने बीइंग इंजीनियर, कोविड में हमारा इंजीनियर चला गया था, तो सिराज भाई ने मीटिंग में, बाकायदा बोर्ड की मीटिंग में, जब कंबाइंड मीटिंग हुआ करती थी, मुझे जिम्मेदारी दी गई कि भाई एक इंजीनियर को अपॉइंट कीजिए। शराफत भाई को मैं अपने साथ रखा, बड़े भाई हैं, फिर तजर्बेकार हैं, हम मेंटेनेंस कमेटी के हमेशा वो रहते हैं, इंजीनियर भी हैं, तो मैं उनके साथ रखा। देखिएगा किस ट्रांसपेरेंसी से हमने काम किया। मैं अपनी ज़बान से नहीं कहता, कभी से मौका मिलेगा शराफत भाई से पूछ लीजिएगा। ऐसा नहीं है। सिराज भाई सभी की तरफ से सिफारिशें आई होंगी मेरे पास भी, ऐसा नहीं है। सिफारिश आना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है। लोग अपने काम, लोग मदद करना चाहते हैं, लेकिन जिसके ऊपर जो जिम्मेदारी है ना, वो तो उसको देखना है ना कि क्या बेटर मैं कर सकता हूँ। अल्लाह का शुक्र है, शराफत भाई की साथ थे मेरे, उनकी वजह से हौसला भी रहा। बड़े भाई हैं मेरे, तो हमने पूरी ट्रांसपेरेंसी से काम लिया, किसी को हमने नाराज़ भी नहीं किया, लेकिन हमने जो बेटर से बेटर हो सकता था, बाकायदा जो ट्रांसपेरेंट तरीका होता है गवर्नमेंट में, पूरा एडवर्टीजमेंट करने के बाद और फिर एप्लीकेशन देखने से पहले क्राइटेरिया फिक्स किया हमने, वरना हम पे कुछ उंगली उठ सकती थी। दूध का दूध पानी पानी रहा। इंटरव्यू लिए, रात के 11 बजे तक हमने इंटरव्यू लिया, और फिर बाकायदा पूरा नोट चढ़ा के नोटिंग शीट पे फाइल बना के और पूरा डिटेल लिख के 10 लोगों की मेरिट बना के, एक्सपेक्टेड सैलरीज के साथ मेरिट बना के 10 लोगों की बोर्ड में पेश कर दी थी। बोर्ड ने फिर से असम खान को, मुझे फिर जिम्मेदारी दी, शराफत भाई तीनों को, कि भाई इनमें सेलेक्ट कर लिया। उनमें से कुछ लोग जो टॉप पे थे वो कहीं और ज्वाइन कर चुके थे, या कम सैलरी की वजह से, नहीं यार हमारी कुछ लिमिट थी सैलरी की, नहीं ज्वाइन कर सके। लेकिन उनमें से जो भी बहरहाल छठवें नंबर पे था शायद, ये मुझे, हाँ फैसल शायद 6वें नंबर पे था, तो ये अवेलेबल हुआ। हमें जो इसको रखा हमने, अल्लाह का शुक्र है काम कर रहा है। अब ये हमें तक, मैं शराफत भाई को ज़्यादा पता होगा क्योंकि उनके अंडर में काम कर रहा है, लेकिन वो अलग बात है, हो सकता है ख़राब हो, अच्छा हो, अलग हमारा, लेकिन हमने जो तरीका हमारा रहा उस पर कोई अल्लाह का शुक्र है उंगली नहीं उठा। नहीं, लेकिन इसके विपरीत अबरार साहब का इन लोगों का आरोप यह है कि सिराज साहब की मर्जी के बगैर इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में पत्ता भी नहीं हिलता। मैं मिसाल दी ना आपने अभी, मैं ये मिसाल इसीलिए दी हूँ, मैं इसीलिए मिसाल दी हूँ भाई, वरना मुझे अपना, मैं कोई काम थोड़ा है जिसको मैं गिनवाने बैठता है, लेकिन उसी चीज़ के जो मैं मिसाल दी। लेकिन सिकंदर साहब, काफ़ी लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि सिराज साहब ने लोगों को अपने बिजनेस को चमकाने के लिए या ख़ुद को चमकाने के लिए इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को इस्तेमाल किया और लोगों को ऑब्लाइज किया, फ्री में कमरे दिए। कुछ लोगों को तो यहाँ तक कहना है कि 350 करोड़ और 300 करोड़ और 200 करोड़ तक का लॉस हुआ इस्लामिक सेंटर को, जो बचाया जा सकता था। देखिए साहब, वो एक वीडियो आपका इंटरव्यू में सुना था, भाई हमारे बहुत मोहब्बत वाले लोग हैं, हमारे कलीमुल हफीज़ साहब, उनके बारे में आप शायद आपका इशारा है, आपकी वीडियो सुनी थी कलीमुल हफीज़ साहब की, उन्होंने 297 करोड़ की बात कही है।
मेरा दिल नहीं मानता कि 297 करोड़ कोई भी दुनिया का कोई भी बिजनेस इंडिया इस्लामिक सेंटर में जो कुछ एक्टिविटीज़ है इनके ज़रिए अब तक बना सकता था। हालांकि मैं कैलकुलेशन नहीं की, लेकिन 2006 से शुरू हुआ ये। 2006 में यहाँ क्या प्रॉफिट होगा पूरे साल का अंदाज़न ऐसे ही बताइए आप, अंदाज़न। और 10%, पहली चीज़ तो मैं एक बात बताऊँ, कहूँ आप बात कर रहे हैं इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर में, बात कर रहे हैं इंटरेस्ट की, अफसोस होता है। लोग कहते तो हैं कि यहाँ पे सराज साहब ने एफडी कर रखी है पहले से। एफडी कर रखी है, लेकिन मैं आपको कहूँ मुझे अच्छा नहीं लगता है इंडिया इस्लामिक सेंटर में बैठ कर ब्याज की बात करें, अच्छा नहीं लगता। और मैं बोर्ड में भी एक दिन बात कही थी और मैं रेजोल्यूशन भी पास करवाया था कि ज़कात का फंड अलग से बनाइएगा, वो इंटरेस्ट का अकाउंट अलग से खोलिएगा। पास हुआ है, मैं लाया था ये रेजोल्यूशन अमेंडमेंट के लिए लाया था, इसके बोर्ड की उसमें लाया था मैं, और इसी बात पे कहा था मैं अफसोस है मुझे कि सेंटर में बैठ कर ये जिक्र कर रहे हैं कि कौन सा बैंक इंटरेस्ट ज़्यादा दे रहा है। अब उस ने मुझे सपोर्ट किया था और अल्टीमेटली सिराज भाई ने कहा कि भाई कह रहे हैं रहमत रज़ा साहब आप उसका अकाउंट अलग खोलिएगा, लेकिन आज तक खुला नहीं है। लेकिन छोड़िए अलग इशू, मैं कहता हूँ आज अगर 1 रुपया प्रॉफिट है साल भर में, 100 रुपये प्रॉफिट है, तो किसी हिसाब से भी 17, 16, 17 साल में 6 से 1 साल कोविड का निकाला है उन्होंने, 17 साल में उस 100 रुपये के आप कितने समझते हैं बन जाएंगे बैंक के इंटरेस्ट के हिसाब से, बताइए। मेरा अंदाज़ा है 500 से कम ही कम रहेंगे, 500 से कम ही कम रहेंगे, मतलब 5 टाइम से कम ही रहेंगे। अब सोच लीजिए आप 2006 में क्या कितना प्रॉफिट रहा होगा, 20-30 लाख, इससे ज़्यादा नहीं होगा। जोड़ लीजिए कितने होंगे, 20 लाख अगर रहेंगे तो आज 1 करोड़ होगा उसका। इसी तरह हर साल का जोड़ते चले जाइए आप। मैं कैलकुलेशन नहीं की, अगर मुझे आप 10 मिनट का टाइम दे तो मैं कैलकुलेशन भी कर दूंगा। 100 करोड़ से ऊपर नहीं जाएगा किसी भी किसी भी कैलकुलेशन से। लेकिन अगर 100 करोड़ भी जा रहा है तो आज सेंटर के पास तो 8 करोड़ रुपए। लेकिन जो क्लेम सामने उसमें उन्होंने इनकम तो जोड़ दी, एक्सपेंडिचर तो कहीं भी नहीं दिखाया उसमें। यहाँ के एक्सपेंडिचर नहीं है क्या? वो तो कह रहे हैं 35% मैं एक्सपेंडिचर भी दिखा रहा हूँ। ऐसे नहीं, एक तो मुझे यहाँ बल्कि एक स्टाफ का आदमी था, वहाँ जिक्र हो रहा था तो मैं भी इत्तेफाक से लगा तो कहने साहब उन्होंने जो फिगर दी, एक तो यहाँ के जो रेट वेट का वो फिगर सही नहीं है, ये मुझसे बतलाया गया। मैं मतलब इस बीच में कहीं नहीं हूँ, ये उनकी एक स्टाफ के आदमी बताई बात कह रहा हूँ, लेकिन मैं उसमें नहीं जानना चाहता। लेकिन मैं मानता हूँ हो सकता है कमियाँ होंगी, इसमें कोई शक नहीं है। फिर दूसरी चीज़ मैं फिर यही कहता हूँ, मुझे अफसोस है मुझे कहने के लिए कि वी आर नॉट हेयर फॉर डूइंग बिजनेस। बिजनेस के लिए लोग बहुत जगह हैं। अगर हम बिजनेस के लिए नहीं है सिकंदर साहब, तो क्या उम्मत के गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए कोई काम हुआ? आपने तो बढ़ करके 25 बीघा जमीन दी। नहीं थी। कोई सेंटर का दूसरा आदमी, माफ कीजिएगा, 2500 करोड़ के भी लोग हैं यहाँ पर, लेकिन किसी ने कुर्बानी दी? नहीं, मैं कुर्बानी में कुछ नहीं दी। मैं खाली मैं उनसे कहा था, बदर भाई ने मुझसे कहा, मैंने ठीक है भाई मेरे पास 25 बीघा ज़मीन मैं दे सकता हूँ, लेकिन वो प्रपोजल उनका नहीं चला तो ठीक है, अलग बात है। मैं कहा ज़रूर था इसमें कुछ नहीं, लेकिन मैं खामखा अपने आप को उसमें नाम लिखवाने लगूँ, ऐसा कुछ नहीं कि मैं कुर्बानी दी हूँ। तो कुर्बानी तो जब होती जब चली जाती हूँ। लेकिन नहीं, आपने पेशरफ तो की। उनका आरोप ये भी है कि एसएम खान साहब ने दबा के बैठ गए उस फाइल को। उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। मुझे मेरी नॉलेज में ना कोई ऐसा है कि कोई फाइल चली, उन्हें पता होगा बदर भाई को, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। ना मेरे इल्म में ये है कि कोई फाइल चली है, ना ये पता कि एसएम खान साहब ने कोई उसको रोका है। मैं इस बारे में मतलब कोई कमेंट ही नहीं है मेरा, मेरे इल्म में नहीं है कि। लेकिन सेंटर 20 करोड़ मुसलमानों की और 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की आवाज बन सकता था और दुनिया में भारत की एक इमेज को और बड़े पैमाने पे, बड़े पर्दे पे पेश कर सकता था। OIC का मेंबर बन सकता था, अलग अलग कंट्रीज का रिप्रेजेंटेटिव बन सकता था, अलग अलग कंट्रीज में जाकर के भारत का। लेकिन क्या वो काम हुआ? भाई मैं उसमें कह रहा हूँ कि सब जिम्मेदार हैं उसके। वो तो कह रहे हैं सिराज साहब की मर्जी की पत्ता नहीं हिल सकता, सिराज साहब अकेले हर जगह जाते हैं। ये गलत इल्ज़ाम है, ये गलत इल्ज़ाम है। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं हिलता पत्ता? क्यों नहीं? अगर आपके अंदर काबिलियत है क्यों नहीं होता ऐसा? ऐसा नहीं है।
मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि सिराज साहब बिल्कुल सब पे डंडा लेकर बैठे हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। कुछ छोटी मोटी किसी बात में कोई बात रही होगी, मुझे तो 5 साल में कुछ ऐसा नज़र नहीं आया कि उनका डंडा लिए बैठे हैं। देखिए ठीक है, बोलने का हक है, बोलने क्यों नहीं बोले भाई, क्यों नहीं बोले? जिस तरीके से आज 6 लोग आप इस इशू को आपने मजबूती से, और इश्यूज पे क्यों नहीं इस तरह हुए? क्यों? जिस तरीके से आज इस इशू पे, अमेंडमेंट के इशू पे आपने सब कुछ हिला दिया ना, मतलब आज प्रैक्टिकल फैक्ट यही है कि उन 6 लोगों के अलावा यहाँ कोई किसी का वजूद बाकी नहीं रहा प्रैक्टिकली पिछले 8-10 महीने से। तो किसी और इशू पर आप क्यों नहीं इस तरह जमा हुआ? देखिए, इल्ज़ाम देना बहुत आसान है, किसी और इशू पर क्यों नहीं हुए? मैं नहीं पूछता हूँ। अगर कहीं कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करना था तो क्यों नहीं डट के सिराज साहब ने अगर मना भी किया तो क्यों नहीं कहा कि नहीं सिराज साहब हम ये करके रहेंगे? मेजोरिटी क्यों नहीं? ऐसा नहीं है भाई, इल्ज़ाम देना बहुत आसान है। मैं फिर कह रहा हूँ, हो सकता है, मैं ये भी नहीं कहता कि सिराज साहब की कमियां नहीं होंगी, कमियां भी, लेकिन जहाँ कोई मेजर कमी मैं नहीं देखी। बहुत ज़्यादा कुर्बत मेरी पहले से नहीं रही, ना आज भी नहीं इतनी कुर्बत है। ठीक है, मेंबर हूँ, उनके साथ करीब से देखा हूँ पिछले 5 साल में। उससे पहले सफदर भाई की वजह से मैं, अल्लाह में उनको सेहत दे, मेरे सरपरस्त थे, वो लंबा ताल्लुक़ था मेरा बहुत लंबे टाइम से। तो मैं कह सकता हूँ सफदर भाई क्यों नहीं अपनी बात हर चीज़ को रखते थे सामने, वो भी तो शख्सियत थी। क्यों आज भी उनका नाम आता है हर जगह? आपके अंदर ये क्वालिटी क्यों नहीं थी? आपने क्यों ये जो एकजुटता उस टाइम क्यों नहीं दिखाई? किसी और इशूज़ पे क्यों नहीं दिखाई भाई? देखिए, सिराज साहब में कमियां हो सकती हैं, हर इंसान में कमी हो सकती है, और मैं तो मानता हूँ कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई ऐसा नहीं कि इसमें कमियां ना हो, फितरती चीज़ है। लेकिन मेरी नज़र कमियों पर नहीं जाती है, मेरी नज़र खूबियों पर जाती है। मैं कह सकता हूँ कि सिराज साहब का अखलाक जो मैं देख रहा हूँ, ढूंढने से मिलता है, ढूंढने से मिलता है वो अखलाक। आदमी कितना झुक के चलता है, कितनी आहिस्ता से बोलता है, वो सारी चीज़ें, वो अखलाक मुझे कम से कम यहाँ और लोगों में नहीं दिखाई देता। लेकिन वो जो आप बात कर रहे हैं उसका सिक्के का दूसरा रुख ये पेश किया जा रहा है कि सेंटर के फादर के तौर पे सिराज साहब खुद को पेश करते हैं, चाहे वो सफदर साहब हों या हकीम अब्दुल हमीद हों या चौधरी आरिफ हों या जस्टिस हिदायतुल्लाह हों, बेगम आबिदा अहमद हों, ये चौधरी आरिफ हों, इन तमाम लोगों की कुर्बानियों को पसे पुष्ट डाल दिया गया। इनके नाम पे कोई प्रोग्राम भी नहीं होते हैं। नहीं, अभी 6 प्रोग्राम हुए सारे फाउंडर्स के नाम पे। अभी फिलहाल शुरू हुआ, इससे पहले कभी नहीं हुआ। पिछले 5 साल की बता रहा हूँ मैं, इसी हमारे पीरियड की 6 फाउंडर्स के नाम पे प्रोग्राम हुए, समझ रहे हैं? बल्कि उसी में एक का बिल, शायद मुझे याद है, खैर छोड़िए उस बात को, जिसके मैं कंफर्म नहीं हूँ इसलिए मैं कहना नहीं चाहता, छोड़िए। तो बहरहाल जब फंक्शन हुए हैं, और रही बात उसकी, मैं फिर कहता हूँ भाई कि आप करते ना, सिराज साहब ही करेंगे सब काम, प्रेसिडेंट ही करेंगे सब काम। अरे आप प्रपोजल लेके आते भाई। अबूजर ने भी हकीम.com प्रोग्राम किया था, रोक लिया किसी ने? और प्रोग्राम भी किए उसने, रोक लिया किसी ने? सिराज भाई ने रोक लिया क्या उनको? देखिए, अगर आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर हौसला, आपकी नीयत है, तो इंशाअल्लाह कोशिश करिए आप। चलिए नहीं भी होंगे, आपकी कोशिश, वही फिर मिसाल याद आ जाती है कि चिड़िया वाली जब जलाया जा रहा था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग लगाई गई थी, तो चिड़िया चूस में पानी लेके आई थी, ला रही थी कि भाई मेरा नाम कम से कम आग बुझाने वाला में लिखा जाएगा। यही कोशिश कर लेते हैं। ठीक है कि सिराज साहब रोक रहे थे, रोक लेते, लेकिन कोशिश तो करते हैं। ऐसा क्यों भाई? तो देखिए, मैं सीधी सी बात यह है कि इल्ज़ाम देने से कोई फ़ायदा नहीं। कमियाँ रही तो भी कंबाइंड रही सबकी, अच्छाइयाँ हुई तो भी कंबाइंड है। टीम एफर्ट थी, टीम एफर्ट रहती है, और जब भी तरक्की होती है किसी भी इदारे की, इंडिविजुअल कोई कुछ नहीं करता। जहाँ तक बात सिराज साहब कहते हैं कि लोग फलां आप कह रहे थे भी कि बिजनेस पर, मैं तो देखा नहीं उनको, मैं नहीं समझता कि उन्होंने यहाँ से कुछ खाया होगा। मैं तो उनको एक बड़ी कंपनी का मालिक समझता था,
हैं, लेकिन आज उन्हीं की मजाक उड़ाई जा रही है, उनकी कमज़ोरी की मजाक उड़ाई जा रही है। कोर्टों में, सड़कों पे, हर जगह मजाक उड़ाई, सोशल मीडिया में क्या क्या नहीं कहा जाता। अफसोस होता है कि ऐसे लोग मेंबर हमारे वो इस तरह लिखते हैं, इस तरह बात करते हैं। बस मैं क्या कहूँ, बस दुख ही होता है और कुछ नहीं। तो बहुत शुक्रिया। तो ये थी सिकंदर साहब। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जब आरिफ मोहम्मद खान इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त बात आई थी पर्सनल अटैक की। आरिफ मोहम्मद खान ने एक बात बहुत साफ कही थी कि मैं मुद्दों पर चुनाव लड़ूंगा, इश्यूज पर, मैं व्यक्ति पर किसी पर अटैक नहीं करूंगा। सिकंदर साहब ने वही बात कही कि आप इश्यूज पे आइए, डट करके मुकाबला करिए, अपनी बात रखिए। आपकी बात अगर नहीं मानी जाती है तो कम से कम वो रिकॉर्ड में तो दर्ज होगी कि आपने कोई बात कही थी, नहीं मानी गई। सिकंदर साहब ने और सारी बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि सब कुछ ग्रीन ग्रीन रहा, अगर ग्रीन रहा तो उसके लिए सब जिम्मेदार हैं, अगर ब्लैक रहा तो भी उसके लिए सब जिम्मेदार हैं। ज्वाइंट जिम्मेदारी सबको लेनी होगी। बातों में दम है, लेकिन सवाल फिर वही है कि क्या सिराजुद्दीन कुरैशी साहब के अलावा अगर 75% मेंबर, जो कि खुद सिकंदर साहब कह रहे हैं, अगर रिजेक्ट कर देते हैं तो जाहिर सी बात है गो आउट, उनके लिए कोई स्पेस नहीं है। लेकिन अगर एक्सेप्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है उनके लिए स्पेस है। उन्होंने उन आरोपों का भी जवाब दिया कि जो भगदड़ या हुल्लड़बाजी के जरिए से ये काम सीक्रेट बैलेट के जरिए से भी हो सकता था, और अब तो ऑब्जर्वर हैं, अब तो किसी तरह की कोई गुंजाइश भी नहीं बचती है। क्या कुछ होगा, बहुत डट करके। अभी जो फैसला है, मैं देखिए इस फैसले के बारे में सिर्फ इतना कहूँगा कि हमारी कोशिश ये थी, हम इसी चीज़ के मुखालिफ थे ना, हमें अब किसी अबरार भाई से कोई शिकायत थी, ना कोई मुखालफत है, ना आज है, ना रहेगी इंशाल्लाह, कि भाई डेमोक्रेटिक तरीका को हो जाने दिए, मेंबर्स के राइट को आप छीन रहे हैं। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह डीबी ने वो मेंबर्स का, जनरल मेंबर्स का राइट वापस कर दिया। उनको कह दिया गया कि भाई आप ही इसका फैसला करेंगे, जनरल बॉडी फैसला करेगी, और जो एमओए ने भी उसको हक दिया है। तो खुशी की बात यह है, कोई जश्न का मामला नहीं, किसी की हार, किसी की जीत कुछ नहीं है, सिर्फ सेंटर की जीत है और मेंबर्स की जीत है, जनरल मेंबर्स की जीत है। कोर्ट ने कहा है कि आज की तारीख में 9 जनवरी के बाद कोई बॉडी नहीं है, सिर्फ जनरल बॉडी है और ऑब्जर्वर है। तो ये खुशी की बात यह है कि जनरल बॉडी के जो हकूक़ की पामाली हो रही थी कोर्ट जाके, उनको हक का इस्तेमाल नहीं करने दिया गया, तो वो आपस में कोर्ट ने, डीबी ने दे दिया उनको। बस अल्लाह करे ये इसमें जो भी हो। अच्छा, सराज साहब की तरफ से एक खत भी लिखा गया जो आया, उस खत की हम पुष्टि नहीं करते हैं। आप बताएंगे कि साहब सारे के सारे अख्तियारात कोर्ट ऑब्जर्वर को दे दिए जाएं और सभी मेंबरों से जो बीओटीज हैं या जो एग्जीक्यूटिव कमेटी, उसके अख्तियारात सल्ब कर लिए जाएं। जी, 9 जनवरी के बाद ठीक है। 9 जनवरी के बाद जब सिराज साहब को 14 जून के बाद एक्स प्रेसिडेंट कहा जा सकता है, तो हमें भी तैयार रहना चाहिए कि 9 जनवरी तक हमको हमारा टर्म पूरा हो गया। तैयार होना चाहिए ना हमें सबको। भाई मैं अगर किसी को ऐसे उंगली दिखाता हूँ तो मेरे पास भी तो उंगलियाँ आएंगी ना उस तरफ। वही चीज़ जो जब 14 जून को उन पर लागू हो रही थी, वो हमारे ऊपर लागू हो रही है ना। और वही कोर्ट ने अब कह दिया, डीबी ने वही तो कहा कि 9 जनवरी के बाद आप लोगों का कोई हक नहीं रहा। देखिए, लेकिन सिकंदर साहब बात बढ़ गई है तो एक चीज़ और ही पूछ लेते हैं कि डिवीज़न बेंच की बात आई, सिंगल बेंच की बात आई, लेकिन अगर सिराज साहब खुद बड़े आदमी हैं, झुक के चलते हैं, आहिस्ता बोलते हैं और हर आदमी की इज्जत करते हैं, मैं खुद इस बात का गवाह हूँ। ठीक है, कमियां हर इंसान में हैं, कमियां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा मैं बार बार कहता हूँ, दुनिया का हर आदमी कमियों से इबारत है। पीछे हट गए होते एक कदम, इस्लामिक कल्चर सेंटर को 60 लाख के खसारे से भी बचाया जा सकता था, पूरी दुनिया में रुसवाई से बचाया जा सकता था। कई सीनियर मेंबरों ने मुझे खुद फ़ोन करके ये कहा जब मैंने इंटरव्यूज़ की, बातचीत की, कि क्यों ये चिपके रहना चाहते हैं सेंटर से, क्या वजह? मैं पूछता क्यों नहीं रहे? अगर मेंबर्स डिमांड कर रहे हैं तो क्यों ना रहें, और डेमोक्रेटिक तरीके और एमओएफ की परमिशन दे रहा है तो क्यों ना रहें भाई। 75% लोग अगर चाह रहे हैं तो फिर क्यों ना रहें? ये मौका तो देते ना, 75% चाह भी रहे हैं, नहीं चाह रहे हैं। आज तक देखिए, मैं अगर कहूँ 70% इतना आसान नहीं है किसी के भी लिए, किसी के भी लिए बहुत बड़ी मेजॉरिटी होती है। सब्र तो करते लोग भाई, अपने 25% के लिए कोशिश करते ना, कुछ भी ना होता। यही होता ना कि या तो सिराज साहब इलेक्शन लड़ते या फिर अपने घर जाते, खुशी खुशी जाते, आप लोग हम लोग सब उनको फेयरवेल देते। 2 ही ऑप्शन थे ना, कोई बदमजगी ना होती। लेकिन उस फेवरल की जो बात आप कह रहे हैं उस पर यह आया था कि साहब हम लोग चाहते थे कि सिराज साहब को एक ऑफिस मिल जाए
सरपरस्त बन करके रहें। मैं एक बात कहूँ, अब इसी चीज़ को मैं फिर सवाल पे सवाल निकलते हैं, फिर अमेंडमेंट होता। बीओटी कौन हो या एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर कौन है एक नई पोस्ट क्रिएट करने वाले? वो तो लोग कह रहे हैं कि एमओए में उल्लेख है, मुझे नहीं मालूम, मैंने नहीं पढ़ा है इस चीज़ को। उसके लिए भी जनरल बॉडी में जाना पड़ता ना, अमेंडमेंट तो करना पड़ता। किसको क्या अख्तियार है एक नई पोस्ट क्रिएट करने का या उनको एक नई पोस्ट देने का? क्यों? जब आप फिर ना अमेंडमेंट होता। सोचिए आप। अच्छा, एमओए में एक चीज़ और है कि जो आदमी अपनी सब्सक्रिप्शन जमा नहीं करता है उसके खिलाफ एक्शन हो। पिछले 20 सालों में लोगों ने सब्सक्रिप्शन जमा ही नहीं किया और चलता रहा। ये इतना बड़ा कैसे धांधली या गोरख धंधा कैसे हुआ? बस सबके मेंबर्स ने, बीओटी के लोगों ने, सबने अपना इलेक्शन के टाइम पे सबको माफ़ कर देते थे, बात खत्म, माफ़ कर देते थे, यही और क्या। इसलिए तो सेंटर का नुकसान हुआ, उन गरीब लोगों का नुकसान हुआ जिनके लिए सेंटर बनाया गया था। नुकसान तो है सब्सक्रिप्शन। अब वो कहते हैं कि जनरल बॉडी में पास हुआ था, कुछ कहते हैं नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल 1000 रुपये तो थे ही। अब 2000 रुपये भी 2016 हम बता रहे हैं कि पास हो गया था 2016 में, लेकिन वो मिनट्स उसमें नहीं है, एमओए में इनकॉर्पोरेट नहीं हुआ और ना रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ में इनकॉर्पोरेट हुआ। तो हम उस पर भी एक हमारा रिव्यू तो ये था, हमने बल्कि ऑब्जर्वर साहब से रिक्वेस्ट की थी कि साहब जो चीज़ इनकॉर्पोरेट ना हो एमओए में, भले ही अगर पास भी हो गया जनरल बॉडी में या रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ कैन कॉर्पोरेट ना हो तो उसको रूल नहीं कह सकते आप। लेकिन वो सब मामला ख़त्म इसलिए हो गया कि उन्होंने, ऑब्जर्वर साहब ने एक अच्छी बात ये की, कोर्ट से क्लियरिफिकेशन मांग लिया। हमारी जो एप्लीकेशन थी कोर्ट में लगा दी, कोर्ट ने कहा कि नहीं ठीक है, जो कुछ हो गया ठीक है। तो ठीक है, अगर कोर्ट ने कह दिया तो हम उसमें फिर क्यों अपना कमेंट दें? ठीक है, जो कोर्ट कह रहा है मानना पड़ेगा, मजबूरी है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि लोग ये कह रहे हैं कि सराज साहब ने अपनी पसंद के मेंबर बनाए, धांधलियाँ की, जो पैसा दिया डोनेशन के तौर पे उसका भी मेंबर बना लिया, लोन भी यहीं के अपने पैसे का चुकवा दिया, सब कुछ कर लिया और फिर 20 साल रह भी गए। देखिए, मैं इस पर कमेंट इसलिए नहीं करता, मेरे से पहले 2004 से पहली बात होंगी, अगर ये होंगी तो 2006 2000 तो उस टाइम के बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। फिर मैं वही सवाल करता हूँ, अगर हुआ तो आप लोग कहाँ थे? जो उस टाइम गवर्निंग बॉडी में थे वो लोग कहाँ थे? वो क्या कर रहे थे? क्यों होने दिया? समझ रहे? क्यों होने दिया भाई? पहली तो चीज़ मैं तो मानता नहीं हूँ कैसा हुआ होगा, लेकिन अगर आप कह रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, तो मेरा जवाब यही कि आप लोगों ने क्यों होने दिया ऐसा? एक आदमी अगर XYZ, मैं यहाँ पे एक मोटा नुकसान पहुँचा रहा हूँ सेंटर को, तो अगर मुझे नहीं रोक सकते तो फिर सेंटर का गवर्निंग बॉडी में रहने का क्या हक है मुझे? छोटी मोटी बातें होती है, लेकिन एक बड़ा नुकसान अगर कोई पहुँचा रहा है XYZ, कोई भी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी, तो फिर मुझे दूसरे लोगों को क्या हक है उनको? उसको अगर नहीं रोक सकते तो नहीं रोक सकते, उसका तरीका है पब्लिक के बीच में जाते हैं, जनरल बॉडी में लाते हैं उस चीज़ को। देखिए, ग्रीन जब रहा तो सब ठीक था जी, बहुत साफ था। अब बुरा वक्त है तो साहब बहुत ख़राब मामला था, ये ठीक बात नहीं है। मेरा मिजाज ये नहीं है भाई कि अच्छे वक्त के साथ ही रहो। मेरा मिजाज ये है कि अच्छे वक्त में तो सब साथ होते हैं, बुरे वक्त में साथ दें तो बेहतर ये है। अच्छाई का साथ दें ये बेहतर है, बुराई का साथ तो कभी भी मत दो, लेकिन अच्छाई का साथ दो। और किसी में कमियां मत ढूंढो कि उसकी अच्छाई को ढूंढो। मेरी ज़िंदगी का उसूल तो ये है। बहुत शुक्रिया। तो ये थे सिकंदर साहब, जिनका साफ कहना है कि उसूलों पे जो आँच आए तो टकराना ज़रूरी है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि मुश्किल हालात में साथ देना चाहिए, मुश्किल हालात में अपने और पराये की पहचान होती है। इन्होंने ये भी कहा कि आदमी को अपने ज़िंदा होने का सबूत देना चाहिए। अगर उसूलों पर बात आ रही है तो आप टकराइए, इश्यूज़ पे लाइए। इन्होंने कई सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए, शराफतुल्लाह साहब का मिसाल दिया, अबू ज़र जो सफदर साहब के बेटे हैं उनका मिसाल दिया कि कई चीज़ें लोग लेकर के आए और उसको कोई नहीं रोक पाया। लेकिन सवाल यही है, जो जिस बात को इंडोर्स किया सिकंदर साहब ने, कि 20 सालों में बहुत सारे काम जो अच्छे हो सकते थे वो नहीं हो पाए, लेकिन अच्छाई का दरवाज़ा बंद नहीं हुआ है। आगे इस्लाह की कोशिश जारी रहेगी। क्या कुछ होगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, 75 साल का जो ये पूरा मामला है,
क्या सिराज साहब सेफगार्ड लेकर के निकल जाएंगे और किसी और दूसरे को मौका देंगे, या खुद जो है 75 साल का अमेंडमेंट का मामला एसबीजीएम में आएगा? क्या होगा नहीं होगा, 3 मई तक बड़ा दिलचस्प मोड़ आने वाला है। तब तक हमारी नजर बनी हुई है, हर इश्यूज अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसमें अपने दर्शकों को हम बता दें कि एक आसिफ हबीब साहब हैं, इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के प्रेसिडेंट के दावेदार के तौर पर सामने आए हैं, और अभी तक दूसरा कौन उनके मुकाबले में होगा? सिराज साहब होंगे, उनकी तरफ से कोई आएगा, अबरार साहब होंगे, उनकी तरफ से कोई आएगा, या कोई और होगा? इन सब पर अभी सवालात बने हुए हैं। आप देखते रहिए वतन समाचार।